डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। Hello dear students, what's up? I hope you all are doing well. Welcome back to the YouTube channel and I Pragati Kachi and I welcome you all at Chaitanya Studio of Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University, Ahmedabad, Gujarat. So friends, we are on a lecture series of BBAR paper code 503 name Entrepreneurship Development. लास्ट वीडियो में हमने ब्लॉक नंबर 3 का यूनिट नंबर 4 पढ़ा था। आज के वीडियो में हम ब्लॉक नंबर 4 दैट इज फाइनेंसिंग फॉर बिजनेस यूनिट नंबर 3 फाइनेंसिंग टू अ प्रोजेक्ट के बारे में समझेंगे। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। आवर टुडेज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या समझ में आएगा। वी विल लर्न अबाउट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इक्विटी क्या होती है, डेट क्या होते हैं, एक एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप कैसे करता है, स्टार्टअप को हाई लेवल तक अगर उसको स्केल अप करना है तो उसको कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं वेंचर कैपिटल। वो बहुत सारे सोर्सेस ऑफ फंड्स के पास जाता है और क्या करता है, फंड एक्यूमुलेट करता है। तो टाइप्स ऑफ द सोर्सेस ऑफ द फाइनेंस के बारे में भी हमको पढ़ना है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड कि वेंचर्स को फाइनेंस करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। हमने एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन में पढ़ा था कि एक एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो रिस्क लेने के लिए तैयार है। उसके पास एक आइडिया था जिसके बेस पे वो क्या करना चाहता है, उस आइडिया को प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहता है। उसके लिए वो क्या करता है, एक वेंचर डेवलप करता है। ठीक है, वेंचर का मतलब हमने पढ़ा था कि एक स्टार्टअप बिजनेस जो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पर है, जिसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, फाइनेंस की ज़रूरत है। जो भी आइडिया, जो भी प्लान एक एंटरप्रेन्योर बनाता है उसको अगर वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है, अगर उसकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफ़िल नहीं करेंगे और उसके पास अवेलेबल फंड नहीं है तो उस वेंचर को वो डेवलप कैसे करेगा। तो हमने लास्ट वीडियो में ये समझा था कि हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंदर उसने बहुत सारे स्टार्टअप बिजनेस एंड वेंचर्स को क्या किया है, सपोर्ट किया है। उसने SSIP प्रोग्राम्स के थ्रू स्टूडेंट्स को बहुत सारा फंड दिया है। सीड फंडिंग स्कीम के थ्रू उन्होंने बहुत सारा फंड प्रोवाइड कराया है स्टार्टअप्स को वो मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे और आपके पास सिर्फ आइडिया है और आप अभी प्रोटोटाइप स्टेज पर भी नहीं हो लेकिन आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हो, आपके अंदर जो आइडिया आया है वो मार्केट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू आया है। आप कुछ ऐसा लेकर आना चाहते हो मार्केट में जिससे आप क्या कर रहे हो, कस्टमर्स की डिमांड को फुलफ़िल करना चाहते हो, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो थ्रू योर वेंचर्स। ठीक है, तो वेंचर्स को सपोर्ट करना मीन्स वेंचर्स को फाइनेंस प्रोवाइड करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये हमें आज के चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो फाइनेंसिंग अ वेंचर इज अ क्रूशियल एज इट इज प्रोवाइड द नेसेसरी कैपिटल टू स्टार्ट, ग्रो एंड सस्टेन अ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ मिस्टर एक्स, उनके पास बहुत अच्छा आइडिया है और उस आइडिया के थ्रू वो क्या करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं और वो क्या है, अर्ली स्टेज पे है, उनके पास सिर्फ आइडिया है। अब उस आइडिया को वो प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं जिसके लिए उनको क्या रिक्वायरमेंट है, उनको रिक्वायरमेंट है कि थोड़ा पैसा अगर उनके पास होगा तो वो प्रॉपर क्या करेंगे, प्रोटोटाइप बना लेंगे। तो फाइनेंस करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, ताकि वेंचर ग्रो करे, एक लार्ज स्केल बिजनेस को वो क्या कर पाए, लार्ज स्केल बिजनेस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो हम वेंचर को फाइनेंस करते हैं और हमें वेंचर को फाइनेंस क्यों करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमको आज के चैप्टर में पढ़ना है। तो वेंचर को फाइनेंस करने के पीछे हमारे पास बहुत सारे रीज़न है। पहला रीज़न है प्रॉफिट क्रिएशन। फॉर एग्जांपल कि मैं क्या हूँ, वेंचर कैपिटलिस्ट हूँ। ठीक है, मेरे पास बहुत पैसे हैं और मेरे पास मिस्टर एक्स आते हैं अपना आइडिया लेकर। ठीक है,
वो आइडिया मुझे एक्सप्लेन करते हैं कि फ्यूचर में वो मार्केट में ऐसे टाइप के प्रोडक्ट या सर्विसेज लेकर आने वाले हैं जिससे क्या होगा, मार्केट की डिमांड फुलफिल होगी। दैट पर्सन या दैट फर्म वुड बी अ सप्लायर, ठीक है। तो मैं उनके वेंचर को क्यों सपोर्ट करूं, मैं क्यों उस बिज़नेस में पैसा लगाऊं, इसके बारे में मैं सोचूंगी। तो सबसे पहले दिमाग में मेरे एक ही क्वेश्चन आएगा कि मैं सामने वाले पर्सन का जो बिज़नेस है वो अभी स्टार्टिंग एज में है, वो तो आइडियाथॉन स्टेज में, उसका तो प्रोटोटाइप भी नहीं बना, लेकिन मैंने मिस्टर एक्स की पिच को सुना और मुझे समझ में आया कि फ्यूचर में ये बिज़नेस बहुत ग्रो करेगा, ठीक है। तो अगर मैं आज प्रेजेंट में कुछ अमाउंट पैसा इसमें लगाती हूँ तो मेरा पैसा क्या होगा, ग्रो करेगा। तो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है प्रॉफिट क्रिएशन। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो शार्क टैंक इंडिया एपिसोड जो सोनी टीवी में आता है देखते होंगे। उसमें 4 से 5 शार्क्स बैठे होते हैं जिनके पास फंड होते हैं, ठीक है, उनके पास पैसा है। बहुत सारे लोग आते हैं अपना आइडिया लेकर, कुछ लोगों का जो आइडियाथॉन स्टेज है वो क्रॉस कर चुके हैं, कुछ लोग प्रोटोटाइप लेकर आते हैं, कुछ ओवरऑल प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मतलब मार्केट में अवेलेबल है उसको लेकर आते हैं। तो शार्क्स क्या करते हैं, शार्क्स सबके बिजनेस को समझते हैं कि आपका बिजनेस अभी किस स्टेज पर है और आपको कितना पैसा चाहिए ताकि आप क्या कर पाओ, अपना बिजनेस ग्रो कर पाओ। तो शार्क्स की कॉन्वर्सेशन में आपने ये चीज़ सुनी होगी कि वो हमेशा क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल विनीता सिंह, वो क्या है, सुगर कॉस्मेटिक्स की फाउंडर है, ठीक है। अमन गुप्ता बोट के फाउंडर है। अनुपम मित्तल शादी.com के फाउंडर है, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं एंटरप्रेन्योर से कि हम आपको जो पैसा दे रहे हैं वो आप कहाँ पर लगाओगे और जो पैसा हम आपको दे रहे हैं वो आप कहाँ पर यूटिलाइज करोगे। अगर मैं आपको 1 करोड़ का फंड देती हूँ या देता हूँ तो उससे मेरा प्रॉफिट क्या होगा। इवन आपने ये चीज़ भी नोटिस की होगी कि जो कभी कभी शार्क्स को ऐसा लगता है कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है तो हम क्यों पैसा लगाएं, या हम आपको इतना अमाउंट फंड देंगे तो आप उसको अपने बिजनेस को ग्रो करने में कैसे यूटिलाइज करोगे, ठीक है। तो ये सारी कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद हमको एक चीज़ समझ में आती है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिन्होंने कुछ क्रिएटिविटी की है या इनोवेशन किया है, एक आइडिया को वो बिज़नेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो फ्यूचर में जाके बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, तो उनको फंड रिक्वायर्ड होता है। तो सामने वाला जो कैपिटलिस्ट है, वेंचर कैपिटलिस्ट है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंडिविजुअल पर्सन है, वो किस बेस पे पैसा उनको देता है। तो फर्स्ट रीज़न इज़ अ प्रॉफिट क्रिएशन, सेकेंड वन इज़ अ ऑपरेशनल एक्सपेंस। अब शार्क्स को अगर ऐसा लगा कि आइडिया बहुत अच्छा है या कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर था, हमने उसको पिच किया, उसको लगा कि आपका आइडिया अच्छा है, लेकिन ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर को बियर करने के पास आपके पास क्या है, पैसे नहीं है, ठीक है। आपका आइडिया अच्छा है, आपने प्रोडक्ट भी बना लिया, लेकिन डे टू डे लाइफ के जो खर्चे होते हैं, लाइक उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए रॉ मटेरियल्स, ठीक है, हमको लेबर भी चाहिए, लैंड, लेबर, मशीनरी, रॉ मटेरियल्स, ये सब चाहिए होते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या फिर ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स ऑफ अ बिजनेस। तो कभी कभी एंटरप्रेन्योर्स के पास उतना भी पैसा नहीं होता है क्योंकि अभी उनका जो अर्ली स्टार्टअप है या उनका बिजनेस अभी फर्स्ट स्टेप पर है, तो उनकी कंपनी क्या कर नहीं रही होती है, प्रॉफिट नहीं अर्न कर रही होती है। तो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर को बियर करने के लिए वो इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं कि अगर हमें थोड़ी सी फंडिंग मिल जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, और प्रोडक्शन कर सकते हैं। थर्ड रीज़न है हमारा एसेट क्रिएशन, ठीक है। हमें पता है कि जो बिज़नेस है वो फ्यूचर में जाके बहुत ग्रो करेगा, ठीक है। तो हम क्या बनना चाहते हैं, उस बिज़नेस के लिए एसेट बनना चाहते हैं ताकि वो हमारे पैसे को यूटिलाइज करके अपना मैन्युफैक्चरिंग करें, मार्केटिंग करें, जहाँ पर भी पैसा कम पड़ रहा है हमसे पैसा ले और बिज़नेस को अच्छे से रन कराए। फोर्थ रीज़न है न्यू प्रोडक्ट एंड मार्केट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं वेंचर कैपिटलिस्ट हूँ, मेरे पास मिस्टर एक्स आते हैं, वो अपना आइडिया पिच करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि ऐसा प्रोडक्ट तो मार्केट में कभी बना ही नहीं है और ये क्या है, एकदम नया प्रोडक्ट है, ठीक है, और इसकी डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है। तो मैं चाहूँगी कि ये अर्ली स्टेज पर है, अगर मैंने इसको सपोर्ट कर दिया तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट क्या होगा, मार्केट में आएगा और लोग इसको परचेस करेंगे, तो हमारा फ्यूचर में प्रॉफिट बन सकता है। तो मैं इस रीज़न से भी क्या करना चाहूँगी, स्टार्टअप वेंचर्स को सपोर्ट करना चाहूँगी। नेक्स्ट रीज़न है हमारा कैश फ्लो मैनेजमेंट। हर स्टार्टअप बिजनेस, चाहे वो स्मॉल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हो या फिर लार्ज इंडस्ट्री से बिलोंग करता हो,
सबको क्या करना पड़ता है, कैश फ्लो का मैनेजमेंट करना पड़ता है। कैश फ्लो मैनेजमेंट का मतलब होता है कि सोर्सेस ऑफ फाइनेंस हमारे कहाँ कहाँ से हैं, और हम जो फाइनेंस करके पैसा ले रहे हैं कहीं से, उसको कहाँ कहाँ हमको यूटिलाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश को हम बोलते हैं कैश फ्लो, और उसको बैलेंस करके रखना एक एंटरप्रेन्योर की क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। या फिर जो मेंटोर पर्सन होता है या इन्वेस्टर होता है जो अपने पैसे लगाता है अर्ली स्टार्टअप्स में, उसकी जिम्मेदारी होती है। तो कैश फ्लो मैनेजमेंट पर्पज से भी मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ। मेरे कुछ फाइनेंशियल गोल्स होंगे कि फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज़ मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हैं, तो उससे मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 4 से 5%। अगर मैं एफडी कराऊंगी तो 7 से 8% मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा इन रिटर्न। अगर वही 10 लाख रुपए मैं किसी अर्ली स्टार्टअप में लगा दूं और उसके बदले उनसे क्या ले लूँ, इक्विटी, तो 5 साल के लिए मैंने बॉन्ड कर लिया कि 10 लाख रुपए मैं आपके बिजनेस में लगाऊंगी, जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसका 5% आप मुझे देना। तो मेरा पैसा क्या हो जाएगा, ग्रो करेगा। तो ये कहलाएगा मेरा फाइनेंशियल गोल। लैक ऑफ कोलेटरल को हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी हमने ये समझा कि हमें स्टार्टअप वेंचर्स को क्यों सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम स्टार्टअप वेंचर्स को सपोर्ट करते हैं तो उससे हमारा क्या फ़ायदा है, कंट्री को क्या एडवांटेजेस होंगे, कस्टमर्स के लिए वो क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर जिसके पास यूनिक आइडिया होता है, उसने कुछ इनोवेशन किया होता है, नया आइडिया होता है जिस पे वो वर्क करना चाहता है, कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करना चाहता है, उस पर्सन के पास फंड नहीं होता। अगर हम थोड़ा सा भी फाइनेंशियली उसको हेल्प करते हैं तो उसने जो भी प्लान करके रखा होता है वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। थोड़ी सी अगर हम वर्किंग कैपिटल उसको दे दें तो वो क्या कर सकता है, प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सकता है, ठीक है। तो स्टार्टअप जो बिज़नेस है इंडिया में, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास स्टार्टअप प्लान है, लेकिन सब लोगों को फंडिंग नहीं मिलती। उसके पीछे भी कुछ रीज़न होंगे। कुछ लोगों को प्री सीडिंग फंड मिल जाता है, कुछ लोग को सीडिंग फंड मिल जाता है, किसी को एसएसआईपी प्लान के अंदर कुछ ग्रांट मिल जाता है, किसी को एनआई प्लान के अंदर कुछ ग्रांट्स मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, ये सब डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस आइडिया या आपका अर्ली वेंचर किस सेक्टर से बिलोंग करता है और फ्यूचर में इसका आरओआई दैट इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा, ठीक है। तो कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं स्टार्टअप्स को फंड ऑब्टेन करने में, अब हम उसको समझेंगे, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस करेंट स्लाइड। स्टार्टअप ऑफन फेस डिफ़िकल्टीज़ इन ऑब्टेनिंग फाइनेंसिंग ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स हैं, बहुत अच्छा आइडिया है लेकिन वो सही इन्वेस्टर्स तक नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहता। जब तक आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी में अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को रजिस्टर्ड नहीं कराते, तब तक आप क्या नहीं कर सकते, इक्विटी को डायलोट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स है जो हमें समझना है। फर्स्ट वन इज़ अ लैक ऑफ कोलैटरल, ठीक है। दूसरा फैक्टर है नो क्रेडिट हिस्ट्री, क्योंकि आप न्यू हो मार्केट में, आपका कोई बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोगों को समझा नहीं सकते। अगर आप बैंक जाओगे तो बैंक क्या मांगेगा आपसे, 3 साल का आईटीआर मांगेगा, क्योंकि बैंक वाले जो लोन देते हैं उसके लिए भी उन्होंने क्या है, रूल्स एंड पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं, ठीक है। या तो आप कोलैटरल सिक्योरिटी रखो या फिर आप ये दिखाओ कि आपके अकाउंट में इतना फिक्स डिपॉजिट के नाम से क्या है, एक एफडी है, ठीक है। क्योंकि बैंक पैसे तभी देगा जब उसको लगेगा कि आप पे बैक कर पाओगे और उतना इंटरेस्ट के साथ पे बैक कर पाओगे, ठीक है। तो आपके पास कोलैटरल सिक्योरिटीज़ नहीं है, आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है, या फिर आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, आप क्या है अर्ली स्टेज स्टार्टअप हो तो आपके पास आईटीआर रिटर्न भी नहीं है, और आपका बिजनेस हाई रिस्क पे है, हो सकता है चल जाए, हो सकता है ना चले, तो अनसर्टेनिटीज़ भी हैं। तो ये चीज़ें क्या है, स्टार्टअप्स को फेस करना पड़ता है, ठीक है। आपके पास बहुत अच्छा आइडिया था, आप एंजल इन्वेस्टर के सामने चले गए, आपने अपना आइडिया रख दिया, प्लान रख दिया, ठीक है। लेकिन आप जिस इंडस्ट्री में इनोवेशन, क्रिएशन या स्टार्टअप्स लाना चाहते हो वो बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ठीक है। तो आपको यूएसपी समझानी पड़ेगी। यूएसपी का मतलब होता है
कि आपका प्रोडक्ट आप कैसे सेल करोगे मार्केट में, ठीक है, आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है, आप बाकी लोगों से कैसे अलग हो। क्योंकि इतने रैपिड ग्रोथ के साथ स्टार्टअप्स आइडियाज़ आ रहे हैं, लोग इतना ज़्यादा क्रिएटिव हो चुके हैं कि वो हर प्रोडक्ट को या हर सर्विसेज को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कोई भी इन्वेस्टर है वो आपके स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट तब करेगा जब उसको लगेगा कि हाँ, आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है मार्केट में और लोग आपका ही प्रोडक्ट खरीदेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक स्टार्टअप पर्सन या एंटरप्रेन्योर क्या करता है, फेस करता है वाइल गेटिंग द फंड फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि आप अभी अभी बिजनेस इंडस्ट्री में आए हो, आपको प्रीवियस आपकी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है, ना ही आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड है जो आपको क्या करे, अच्छे से गाइड कर सके, मेंटोरशिप दे सके, ठीक है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, बैरियर्स भी होते हैं। आप कैपिटल रेज करना चाहते हो लेकिन आप क्या हो, रजिस्टर्ड नहीं हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं फंड को रेज करने में, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी कि वेंचर को हमें क्यों सपोर्ट करना चाहिए। कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर फंड के लिए आस्क करता है किसी भी पर्सन से, इंडिविजुअल इन्वेस्टर से, एंजल इन्वेस्टर से, वेंचर कैपिटलिस्ट से या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उसको कितने टाइप की प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है या कौन कौन से बैरियर्स होते हैं जिनका सामना करना पड़ता है, ठीक है। ये सब आपको समझ में आया होगा। अब हम समझेंगे रेजिंग फाइनेंस फॉर अ स्टार्टअप और एनी बिजनेस वेंचर कैन बी अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विथ सेवरल पर्टिनेंट इश्यूज टू कंसीडर, इंक्लूडिंग कौन कौन से कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, कौन कौन सी इश्यूज़ हैं जिनको क्या करना पड़ता है, एक स्टार्टअप को झेलना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आपने जो आइडिया बनाया, ठीक है, आइडिया आया आपके दिमाग में, आपने उस पर फर्दर प्लानिंग की, आपने एक फोरकास्टिंग बजट भी बनाया कि अगर इस आइडिया पे मैं पर्टिकुलर वर्क करता हूँ अच्छे से तो फ्यूचर में 1 ईयर का माइलस्टोन, 2nd ईयर का माइलस्टोन, 3rd ईयर का माइलस्टोन आप डिसाइड करते हो, जिसको हम बोलते हैं फोरकास्टिंग बजट। कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर मुझे मार्केट में लॉन्च करना है तो मुझे इतना कॉस्ट लगेगा, ठीक है। या मेरा जो बिज़नेस की कैटेगरी है वो सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, तो सबको असेंबल करने के लिए मेरा जो कॉस्ट पड़ेगा वो इतने रुपीस, लैक्स या 1000 का पड़ेगा, ठीक है। फिर आप ये सोचते हो कि ये तो मेरी कॉस्ट है, ठीक है, और आप एस्टिमेटेड नंबर ऑफ सेल्स भी डिसाइड कर लेते हो कि पर मंथ अगर मेरे 100 प्रोडक्ट भी सेल होते हैं विथ रुपीज़ MRP 100, तो आपकी मंथली सेल इतनी होगी, मतलब 1 साल में आप इतना पैसा कमा लोगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप क्या डिसाइड करते हो, वैल्यूएशन डिसाइड करते हो, ठीक है। मतलब ये सब क्या है, इमेजनरी डेटा है कि आप अभी सिर्फ सोच रहे हो, ठीक है। तो उसको हमने बोल दिया वैल्यूएशन, ठीक है। दूसरा, डाइल्यूशन ऑफ ऑनरशिप। अब सारा काम तो आप नहीं कर सकते ना, तो आप क्या करोगे, एक टीम बनाओगे, ठीक है। हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था, हर ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल होते हैं, ट्रायंगल फॉर्मेट हमने पढ़ा था, अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपने फॉर एग्जांपल 5 लोगों की टीम बना ली, ठीक है। फिर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या कर लिया, 5 लोगों की टीम बना ली। तो 5 लोग अगर आपके आइडिया पर काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको या फिर इक्विटी शेयर करनी पड़ेगी उनके साथ, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उनको अलग से अमाउंट पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपके पास खुद ही पैसा नहीं है, आप स्टार्टिंग फेज पे हो, तो आप क्या डिसाइड करते हो, 5 लोग, कि हम 20% की ओनरशिप ले लेते हैं और 5 लोग मिलकर इस पर्टिकुलर आइडिया पर काम करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कंट्रोलिंग। जैसे ही प्लानिंग ख़त्म होती है कंट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। आपने अपने आइडिया का बहुत अच्छा रोड मैप बना लिया, कॉस्ट इतनी पड़ेगी, सेल्स इतनी होगी, हमारा नेट प्रॉफिट इतना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट इतना होगा, ठीक है। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारी कॉस्टिंग इतनी है, तो 100 को बनाने के लिए कितनी होगी, सब कुछ तैयार था। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली करने में आप कितने % कैपेबल हो, और जैसा आपने सोचा कि आप वैसा कर पाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग बोलते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आइडिया जनरेट करना इज़ वेरी इजी,
रोड मैप बनाना इज़ वेरी इजी, बिजनेस का पूरा पिच माइलस्टोन रोड मैप बनाना इज़ वेरी इजी, बट उस चीज़ को प्रैक्टिकली करके दिखाना इज़ वेरी टफ, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा इशू आता है, ठीक है। अब आपके पास पैसे नहीं थे, आप पांचों पार्टनर ने 20-20 हज़ार रुपये लगा के, मतलब 1 लाख रुपए लगा के आप लोग ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो आप क्या हो, 20% इक्विटी के मालिक हो, ठीक है, 1%। फिर आपको लगा कि यार मुझे 2 लाख रुपीज़ और चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत आ रही है, बट मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैसे नहीं है और बिज़नेस उतना प्रॉफिटेबल भी नहीं है। तो आपको समझ में आया कि चलो यार किसी से डैट ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, तो आप चले गए डैट में, ठीक है। डैट हो गया 2 लाख का, इक्विटी थी आपकी 1 लाख की, तो आप 2:1 में क्या कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर होता है टाइमिंग का इशू। आपने अनुपम मित्तल जी की स्पीच अगर सुनी हो शार्क टैंक में, तो वो हमेशा बोलते हैं कि मैं 4T पे वर्क करता हूँ। हर प्रोडक्ट हर सर्विसेज का एक अच्छा टाइम आता है, मीन्स कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है उस टाइम पे आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेकर आते हो, तो आपका स्टार्टअप बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी स्पीड के साथ क्या होता है, फैल जाता है, ठीक है। आप मार्केट कैप्चर कर सकते हो। तो अगर आप गलत टाइम पे गलत स्ट्रैटेजी को यूज़ करके अपना बिजनेस बढ़ाना चाहोगे तो वो नहीं बढ़ेगा। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किस समय पर हमें कौन सी स्ट्रैटेजी बनानी है। कैपिटल स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा चैलेंज है। टर्म्स एंड कंडीशंस, आप किसी के साथ क्या करते हो, कोई एग्रीमेंट करते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, हर डॉक्यूमेंट लीगली स्ट्रक्चर में ले जाकर क्या करना पड़ता है, एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, ठीक है। हम झूठ नहीं बोल सकते, ना ही हम कोई इन्फॉर्मेशन छुपा सकते हैं। तो कुछ लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस भी होते हैं जिसको हमें क्या करना पड़ता है, फुलफिल करना पड़ता है। सो दीज ऑल आर दी चैलेंजेस फॉर द न्यू वेंचर, ठीक है। न्यू स्टार्टअप कंपनीज की ये क्या है, सबसे बड़े चैलेंजेस है, ठीक है। अब सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हम अपना आइडिया लेकर किसी इन्वेस्टर के पास जा रहे हैं और हम उसको बोल रहे हैं कि अभी हमारा प्रेजेंट स्टेटस ये है, लेकिन फ्यूचर में हम क्या कर लेंगे, इसको प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वो जो इन्वेस्टर होगा, या तो वो इंडिविजुअल पर्सन है या उसका ग्रुप है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, XYZ कोई भी पर्सन है जिसके पास पैसा है और वो तलाश कर रहा है कि कोई स्टार्टअप पर्सन मुझे मिल जाए, कोई नया एंटरप्रेन्योर मिल जाए जिसके आइडिया में मैं पैसा लगाऊं और मेरा पैसा ग्रो करे धीरे धीरे, ठीक है। तो वो सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वॉट फॉर डू यू नीड द मनी, आपको पैसा किसके लिए चाहिए, ठीक है। हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड, कितना पैसा चाहिए आपको। वॉट टाइप ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड बाय यू, आपको लिक्विड मनी चाहिए कि आपको डिजिटल मनी चाहिए, कि कैश इन हैंड चाहिए, कि आपको एसेट्स चाहिए, कि आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज चाहिए, कि आपको चेक चाहिए, कि लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए, आपको पैसे का कौन सा फॉर्म चाहिए, वो आपसे ये पूछेगा। When exactly do you need money, अभी तो आपने हमसे आइडिया शेयर किया है, अपना प्लान बताया है, आपको 15 दिन बाद पैसे चाहिए, 1 महीने बाद पैसे चाहिए, एग्जैक्ट मनी रिक्वायरमेंट आपको कब होगी, वो ये क्वेश्चन पूछेगा। What is stored for investor in offering you in money, अगर मैं आपको 5 लाख से 10 लाख रुपीज़ ऑफर करूं कि आप ये पैसा अपने प्लान पर लगाओ, तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, आप मुझे क्या दोगे। What are the exit options available to investor, क्या आप एज अ डैट मुझसे पैसा लेना चाहते हो, या पैसे लेने के बदले आप मुझे पार्टनर बनाओगे, या फिर अपनी कंपनी की इक्विटी ऑफर करोगे। तो ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन्वेस्टर्स के द्वारा एक एंटरप्रेन्योर से, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ये क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं उसको समझते हैं। वॉट फॉर डू यू नीड द मनी, आपको पैसा किसके लिए चाहिए, ठीक है। तो इन्वेस्टर, मनी शुड बी यूज्ड फॉर नथिंग अदर देन ग्रोइंग द बिजनेस, कोई भी इन्वेस्टर अगर पैसा लगा रहा है आपकी कंपनी में तो वो सिर्फ इसलिए लगाता है ताकि आपका बिजनेस ग्रो करे, पॉजिटिवली ग्रो करे, ठीक है। This can take many forms, improving the technology, hiring a sales team, marketing and promotion, salaries, legal infrastructure, customer services, etc. मीन्स कि अगर आपने किसी इन्वेस्टर से पैसा लिया है तो ये आपकी क्या है, जिम्मेदारी है कि आप सही जगह पैसा लगाओ। सेल्स टीम को आप हायर करके नंबर ऑफ सेल्स प्रोडक्ट अगर आप बढ़ाओगे, देखो
कोई भी स्टार्टअप कंपनी को प्रॉफिट कब होता है? जब वो अपना प्रोडक्ट सेल करेगा या फिर अपनी सर्विसेज सेल करेगा, ठीक है, उसमें से वो एक्सपेंडिचर माइनस करेगा, कॉस्ट माइनस करेगा, फिर उसको जो भी परसेंटेज में प्रॉफिट बच रहा है तभी वो बोल पाएगा ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, अर्न कर रहा हूँ, ठीक है। आप मार्केटिंग करोगे तो लोगों को आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में पता चलेगा, तो अगर किसी को नीड है एट अ टाइम तो वो क्या करेगा, आपको क्या करेगा, ऑफर करेगा कि मुझे आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ आइडिया है, प्लान है, प्रोडक्ट है, लेकिन अभी तक आप रजिस्टर्ड नहीं हो, तो आप इन्वेस्टर्स के पैसे को कहाँ पर लगाओगे? रजिस्ट्रेशन पे लगाओगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होता है हाउ मच मनी इज़ रिक्वायर्ड। इन्वेस्टर को आपका आइडिया बहुत अच्छा लगा, उसने पूछा कि आपको कितने पैसे चाहिए, ठीक है। तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि आपको इतना अमाउंट का पैसा चाहिए? तो उसके लिए आप क्या बनाते हो, कॉस्ट शीट बनाते हो कि आपने जो फोरकास्टिंग बजट बनाया हुआ है कि इतने प्रोडक्ट आप हर महीने सेल करोगे, तो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको कितने की कॉस्ट पड़ेगी, कितना लैंड, लेबर, मटेरियल या फिर मार्केटिंग एक्सपेंडिचर्स, ऑफिस एक्सपेंडिचर्स आपके होंगे। तो आपको क्या करना पड़ता है, प्री वैल्यूएशंस बनानी पड़ती है कि अगर हम इतना यूनिट के प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट इतनी पड़ेगी। तो आप इन्वेस्टर को बता पाओगे कि हमारा क्या है, फोरकास्टिंग प्लान ये है, उसके लिए इतना पैसा हमको चाहिए, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ मनी इज़ रिक्वायर्ड बाय यू। हर इंडस्ट्री का अलग अलग क्या होता है, एक मार्केट होता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती हैं कंपनीज, और कंपनीज बाइंग सेलिंग करती हैं एक मार्केट में। मार्केट के टाइप्स हमने पढ़े थे इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का नेचर क्या है, ठीक है। लोकल मार्केट आप सभी जानते हैं, स्टॉक मार्केट भी आप सब लोग जानते हैं, इंटरनेशनल मार्केट भी जानते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर एक्स हैं, उनका जो सेक्टर है वो है एजुकेशन सेक्टर, ठीक है, और वो बनाते हैं ई कंटेंट। तो ई कंटेंट स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो उनका जो डिमांड का सेक्टर है वो हो गया स्कूल एजुकेशन और उनका हायर एजुकेशन, ठीक है। तो जो भी प्लान है उनका ई कंटेंट क्रिएशन का, उसमें वो टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो उनको चाहिए होगा पैसा। अब पैसे के भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं, लाइक कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, ठीक है, लीजिंग फाइनेंस होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप किस सेगमेंट में बिजनेस रन करना चाहते हो, ठीक है। व्हेन एग्जैक्टली डू यू नीड द मनी, आपको पैसे कब चाहिए? पैसे चाहिए होते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए, ठीक है। तो 15 डेज में आपको क्या चाहिए, पैसे चाहिए, फिर आपको अगेन 15 डेज में पैसे चाहिए, या फिर आपको इकट्ठे पैसे चाहिए। आप उस पैसे को कहाँ यूटिलाइज करना चाहते हो, ये सब डिपेंड करता है आपके प्लान के ऊपर, ओके। व्हाट इज स्टोर्ड फॉर, फिर इन्वेस्टर पूछेगा हम क्यों पैसे लगाएं, उसके बदले में आप हमें क्या दोगे, आप एज अ डैट हमसे पैसे ले रहे हो कि आप इक्विटी के बदले में पैसा ले रहे हो। ये सब डिपेंड करता है कि आपकी पिच कैसी है, आपका ओवरऑल प्लान कैसा है, और आप इक्विटी डाइल्यूट कर सकते हो कि नहीं, या फिर आप एज अ डैट पैसे ले रहे हो तो इंटरेस्ट के साथ आप विद इन अ टाइम पीरियड पे बैक कर पाओगे कि नहीं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई मिस्टर एक्स थे, वो एंटरप्रेन्योर हैं, उनका आइडिया बहुत अच्छा है, उनका फोरकास्टिंग प्लान बहुत अच्छा है, फोरकास्टिंग बजट भी अच्छा है, ठीक है, और उनका जो प्रोडक्ट एकदम न्यू है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। तो वो कहाँ कहाँ से पैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि उनकी जो पर्सनल सेविंग्स हैं, ठीक है, बिजनेस को ऐसा तो है नहीं कि वो सुबह सोकर उठे, उनके दिमाग में आइडिया आया और उन्होंने पूरा प्लान कर लिया कि अब तो मुझे बिजनेस करना है। इसके पहले वो सर्वाइविंग नीड को फुलफिल करने के लिए कुछ काम कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली उनके पास कुछ सेविंग्स होंगी। तो पर्सनल सेविंग क्या होता है, फर्स्ट फैक्टर होता है जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सोर्सेस ऑफ फंड ले सकते हैं। दूसरा, उनका कुछ अच्छा फ्रेंड सर्कल होगा, उनकी फैमिली होगी, तो वो वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, पैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये है कि वो बूट स्ट्रैपिंग करें, मीन्स पूरी इक्विटी अपने पास रखें और खुद का पैसा लगाएं और बिजनेस को ग्रो करें। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स से पैसे ले लें फिर उनको वापस कर दें। फैमिली एंड फैमिली रिलेटिव से पैसे लेकर भी क्या कर सकते हैं, फंड्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ठीक है।
वो एंजल इन्वेस्टर्स के पास भी जा सकते हैं, वो स्टार्टअप एंड इंक्यूबेशन काउंसिल्स, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज काउंसिल्स के पास भी जा सकते हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स के पास भी जा सकते हैं, ठीक है, वो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास भी जा सकते हैं, वो बैंक के पास जा सकते हैं लोन लेने के लिए, या फिर वो अपनी इक्विटी डाइल्यूट करके किसी से भी पैसा ले सकते हैं। तो दीज आर दी सोर्सेस ऑफ फंड जिनको हम वन बाय वन समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब क्या होता है? अ मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इनटू अ फाइनेंशियल। मीन्स कि आपका ही आइडिया है, आपका ही बिजनेस है और सिर्फ आपको ही काम करना है, ताकि आप दूसरे से काम ना कराओ और आपको उसको क्या ना करना पड़े, पैसे ना देना पड़े, क्योंकि कोई भी इंसान फ्री में तो आपके लिए काम नहीं करेगा। तो आप अपने आप को एज अ ह्यूमन कैपिटल बनाकर अपने एक्सपेंडिचर को कम करना चाहते हो, कि अगर सारा काम आप ही करोगे तो आपको किसी अनदर पर्सन को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। तो मतलब आइडिया आपका, बिजनेस आपका, पैसे आपके, काम भी आप ही कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग, ठीक है। Occasionally, it is fine to try to find out startup companies by yourself without any third party funding, which is called bootstrapping, to pull oneself up one by one's bootstrap। मतलब कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि मेरा एक और पार्टनर होता जो मेरे साथ सेम विज़न के साथ काम करता, लेकिन अगर वो पार्टनर, अगर मैंने उसको बना लिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप किसी और से पैसे लोगे तो ऑफ कोर्स आपको कुछ इंटरेस्ट के साथ उसको रिटर्न करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। आपका आइडिया है, आपका बिजनेस है, आपके पैसे हैं और आप इक्विटी भी शेयर नहीं करना चाहते, सारा काम आपको ही खुद ही करना पड़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग। आई होप बूटस्ट्रैपिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। बूटस्ट्रैपिंग implies that the entrepreneur has definite earnings in the starting, which is only probable if the startup does not need a big investment and if no financial investment given by third party। मीन्स कि आपकी अर्ली स्टेज है, आपके पास इतनी सेविंग्स थी कि 1 महीने तक आप क्या करोगे, बिना किसी से पैसे मांगे भी अपने बिजनेस को चला सकते हो, और आप नहीं चाहते कि आप अपना प्रॉफिट किसी और के साथ शेयर करें, ओके। आई होप आपको बूटस्ट्रैपिंग का मतलब समझ में आया होगा। बूटस्ट्रैपिंग को अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो आपके बिजनेस में आप किसी के साथ इक्विटी शेयर नहीं कर रहे हो, जो भी वर्किंग कैपिटल है वो अपनी सेविंग से लगा रहे हो। आप नहीं चाहते कि आपका जो काम है कोई थर्ड पार्टी करे और आप उसको क्या करो, कुछ अमाउंट ऑफ पे करो। तो कॉस्ट रिडक्शन के बारे में भी आप सोचते हो, और आप क्या कर रहे हो, पार्टनरशिप भी नहीं कर रहे हो और ना ही अपनी इक्विटी का हिस्सा किसी को दे रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम बूटस्ट्रैपिंग। दूसरा ऑप्शन होता है बैंक लोन। अब काम इतना बढ़ गया कि आपको क्या करना पड़ रहा है कि क्लाइंट्स के काम करने पड़ रहे हैं। अब हम काम करेंगे तो हमको डेफिनेटली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप चले गए बैंक के पास, ठीक है। जो भी सर्टेन अमाउंट बैंक से आपको चाहिए, आपने सारे फॉर्मेलिटीज़ डन करी, उसने अपना इंटरेस्ट रेट बताया और आपने क्या ले लिया, बैंक से लोन लिया। थर्ड ऑप्शन है 3F। 3F का मतलब होता है हर पर्सन के कुछ अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है और फैमिली के रिलेटिव्स होते हैं। तो अगर आपको बैंक से लोन नहीं लेना तो अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से और फैमिली के रिलेटिव से भी आस्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीड फाइनेंस। सीड फाइनेंस के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, पैसे ले सकते हो। सीड फाइनेंस का मतलब होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप्स फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल्स, मार्केट एंट्री एंड कमर्शियलाइजेशन। मीन्स कि आपके पास आइडिया है, उस आइडिया को आप प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करना चाहते हो, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट करना चाहते हो, सैम्पलिंग करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट के साथ, मार्केट में एंट्री आपको चाहिए, आप क्या करना चाहते हो, कमर्शियलाइज करना चाहते हो अपने आइडिया को। तो सिर्फ इतनी चीज़ों को करने के लिए अगर कोई आपको फंड दे रहा है तो उसको हम बोलते हैं सीड फाइनेंस। ये अर्ली स्टार्टअप्स के लिए होता है जब उनके पास सिर्फ आइडिया होता है, प्रोडक्ट नहीं होता, ओके। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, सीड फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SISFS, एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप टू प्रूफ देयर कॉन्सेप्ट,
प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल, मार्केट एंट्री एंड कमर्शलाइजेशन। मतलब स्टार्टअप इंडिया की तरफ से सीड फंडिंग स्कीम होती है जो अर्ली स्टार्टअप्स को फाइनेंशियली असिस्ट करना चाहते हैं ताकि वो क्या करें, अपने कॉन्सेप्ट को प्रूफ कर पाएँ, प्रोटोटाइप डेवलप कर पाएँ, प्रोडक्ट्स का ट्रायल कर पाएँ कि जो भी मार्केट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया है और उनको लगा कि ये प्रोडक्ट में क्या है, दम है, ठीक है, ये मार्केट में एंट्री करेगा तो इसकी डिमांड बढ़ेगी और हमारी सेल्स बढ़ेगी। हमें मार्केट में एंट्री चाहिए, कमर्शलाइज करना है अपने आइडिया को। तो उतनी चीज़ों को असिस्ट करने के लिए स्टार्टअप इंडिया का करता है, सीड फाइनेंस करता है एंटरप्रेन्योर्स को। ओके, फिर आते हैं हमारे एंजल इन्वेस्टर। एंजल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में फंसे थे, एकदम से एक परी आई जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंजल, उसने हमारी प्रॉब्लम को सुना और बोला कि मैं आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर दूंगी। तो ऐसे फिनोमिनिकल इमेजिनरी पर्सन को हम बोलते हैं एंजल। बट जब बात आती है एंजल इन्वेस्टर्स की, तो एंजल इन्वेस्टर्स ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो हमारे आइडिया को सुनते हैं, पिच को सुनते हैं और उनको लगता है कि दिस इज़ अ गुड टाइम टू सपोर्ट पर्टिकुलर स्टार्टअप, वो हमारी मदद करते हैं, लेकिन उसके बदले हमसे क्या मांगते हैं, या तो इंटरेस्ट या तो एक्विटी। ओके, नेक्स्ट होते हैं हमारे वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं? कोई एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, पर्सन का ग्रुप हो सकता है, कंपनीज हो सकती हैं जो स्टार्टअप को अर्ली स्टेज में क्या करती है, सपोर्ट करती हैं। फिर आते हैं हमारे सीड एसिलरेटर। देखिए, एसिलरेटर का मतलब होता है कि जिस स्पीड में आप चल रहे थे, एक पर्सन ने आपको सपोर्ट किया तो आपकी चलने की स्पीड बढ़ गई, या आपके बिजनेस को जिस रेट में आपका पहले बिजनेस ग्रो हो रहा था, अब ग्रोइंग स्टेज क्या है उसकी फास्ट हो गई है, ठीक है। So this is a new method of financing the startup as a seed accelerator that offers financial push and mentoring and stand for a chance for all startups and teams। आपने शार्क टैंक इंडिया देखा होगा, अमन गुप्ता बार बार एक ही डायलॉग बोलते हैं कि मैंने एक पर्टिकुलर कंपनी में इतने % इक्विटी के बदले उनको 20 या 30 लाख रुपीस दिया था। जब मैंने इन्वेस्ट किया था उनका जो प्रॉफिट था 50 लाख पर एनम था, लेकिन जैसे ही मैंने अपना ब्रांड नेम या अपने पैसे उस स्टार्टअप में लगाए तो उसकी ग्रोथ बढ़ गई। अभी वो करोड़्स में उसका टर्नओवर है और उसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ गया। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को या ऐसी कंपनीज जो क्या करती हैं, एक अर्ली स्टार्टअप को मेंटरशिप भी देती हैं, अपनी ब्रांड वैल्यू भी देती हैं, अपना मार्केटिंग नेटवर्क भी देती हैं, ताकि उसकी जो ग्रोइंग स्पीड है बिजनेस की वो बढ़ जाए। तो ऐसे फिनोमिनास को हम बोलते हैं सीड एसिलरेटर, या ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं सीड एसिलरेटर। ओके, आई होप आपको सीड एसिलरेटर का मतलब समझ में आया होगा। नेक्स्ट टर्म है हमारा सीड कैंप। सीड कैंप का मतलब क्या होता है? To enabling early stage development, seed camp and investment program is organized which offer a chance of mentoring various startups by intellectual and expert in the field। आपने startupindia.com की अगर वेबसाइट विजिट की होगी तो आपको पता होगा कि उसमें एक प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। मार्ग, स्टार्टअप मार्ग मीन्स कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, इस इंडस्ट्री का नॉलेज है, तो आप स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे क्या बन सकते हो, मेंटोर बन सकते हो और बाकी लोगों को असिस्ट कर सकते हो अपने नॉलेज के द्वारा, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पैसे हैं, आइडिया है, बट उनको समझ में नहीं आ रहा उस पैसे को कहाँ यूज़ करें, उनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो उनके लिए आप बन सकते हो सीड कैंप। ओके, फिर होते हैं स्टार्टअप बूट कैंप, ठीक है। तो इन सब का काम क्या होता है? इन सब का काम होता है कि कोई एक एंटरप्रेन्योर है जो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है, क्रिएटिव है, वो एक आइडिया को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करके कस्टमर्स की वांट्स, नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, उनको सही दिशा में गाइड करने वाला पर्सन नहीं है, ठीक है, उनको फाइनेंस की समझ नहीं है। तो सारे लोग मिलके क्या करते हैं, एक एंटरप्रेन्योर की नीड को समझते हैं और क्या करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय बैंक, ठीक है। अब एक मिस्टर एक्स थे जिनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया,
ठीक है, घूम फिर के उनको किसके पास आना पड़ रहा है, बैंक जी के पास आने पड़ रहा है, और बैंक से वो क्या क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस ले सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बैंक हमको क्या कर सकता है, ठीक है, लेटर लाइंस ऑफ क्रेडिट हमको दे सकता है। ठीक है, कुछ वो स्कीम्स बताएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी पर्टिकुलर फिलहाल में ये स्कीम चल रही है, इस स्कीम के अंदर इंटरेस्ट रेट कम है, तो आप क्या करो, इस स्कीम के अंदर लोन ले लो। ठीक है, बैंक बेसिकली क्या करता है, लोन देने का ही काम करता है। ठीक है, बैंक क्या कर सकता है कि कोई प्रोडक्ट या कोई मशीनरी आप खरीदना चाहते हो तो इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे फाइनेंस कर देगा। ठीक है, या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो बैंक के हाथ में होती हैं, वो स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, दूसरा होता है फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम स्टार्टअप इन इंडिया। स्टार्टअप इन इंडिया से हमें कौन कौन सी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, उसको वन बाय वन समझेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ है हमारी डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको हम बोलते हैं DSIR। ये एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप रिसर्च इंडस्ट्री में बहुत अच्छे हो तो आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा सा रिसर्च प्रपोजल ड्राफ्ट करके इनको मेल कर सकते हो, या फिर फेस टू फेस जाकर मिल सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूट हैं जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं, तो उनको हम समझेंगे। ठीक है, दूसरा है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME के बारे में आपने सुना होगा। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होता है, जो छोटे छोटे स्मॉल स्केलिंग बिजनेस को क्या करता है, सपोर्ट करता है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की समझ है, उसमें आप कुछ क्रिएटिविटी या इनोवेशन कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड जा सकते हैं। SIDBI, दैट इज़ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये छोटे छोटे वेंचर्स को कुछ अमाउंट का फंड देकर असिस्ट करती है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आप बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर पे कोई रिसर्च करना चाहते हो तो आप क्या बन सकते हो, रिसर्च स्कॉलर बन सकते हो, रिसर्च फेलो बन सकते हो, और वो रिसर्च करके प्रोटोटाइप बना सकते हो, सैम्पलिंग कर सकते हो। फिर होते हैं हमारे नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिनको हम बोलते हैं NRDC। यूनियन बजट 2023 अगर आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा तो उसमें निर्मला सीतारमण जी ने क्या बोला है कि हमें क्या करना है, प्राइवेट एंड जो गवर्नमेंट रिसर्च सेंटर्स थे उन दोनों का कोलैबोरेशन करना है, ताकि कोई पर्सन अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में अच्छा है, कोई भी आइडिया उसके पास अच्छा है, वो उसका प्रोटोटाइप बनाना चाहता है, ठीक है, सैम्पलिंग करना चाहता है, सर्वे करना चाहता है, पब्लिक से फीडबैक लेना चाहता है, या फिर एज अ प्रोडक्ट सैंपल लेकर आना चाहता है मार्केट में, तो हम क्या करेंगे, उसको असिस्ट करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं DIT, रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, RCTC, एंजल कैपिटल टू स्टार्टअप्स। ये सब क्या है, हमारे इंडिया के अंदर कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या करते हैं, स्टार्टअप्स को असिस्ट करते हैं। ठीक है, वेंचर कैपिटल फंडिंग, ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, अभी शॉर्ट में समझ लेते हैं। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं TDICI, GVFL लिमिटेड, जिसको हम पहले बोलते थे गुजरात वेंचर फाइनेंस लिमिटेड, जिसका नेम अभी चेंज हुआ है। इन्होंने करेंटली 150 एक्टिव वेंचर्स को क्या किया, सपोर्ट किया है। ठीक है, हम सबको पता है कि गुजरात जो स्टेट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बिजनेस क्रिएशन में, बिजनेस ग्रोथ में, या इंडस्ट्री डेवलपमेंट में। और गांधीनगर में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ऑफ इंडिया करके इंस्टीट्यूट भी है, जो कि गुजरात गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है, ताकि वो क्या कर ले, अच्छे आइडियाज़ को सपोर्ट कर सके, एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प कर सके। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने जो भी समझा उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज के लेक्चर में समझा है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंसिंग अ वेंचर। एक पर्टिकुलर वेंचर को हमें फाइनेंस क्यों करना चाहिए, तो उसके मेन रीजंस थे प्रॉफिट क्रिएशन, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, एसेट क्रिएशंस, न्यू प्रोडक्ट एंड मार्केट, कैश फ्लो मैनेजमेंट, फाइनेंशियल गोल्स, मैनेजमेंट ऑफ अनअवॉइडेबल रिस्क, मेंटरिंग, गाइडेंस, ये सब क्या थे, रीजंस थे। ठीक है,
किसी भी स्टार्टअप को फाइनेंस करने में कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज आती हैं वो हमने पढ़ा, लाइक कि राइट इन्वेस्टर तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम नेटवर्किंग नहीं कर पा रहे हैं, हमारी स्ट्रैटेजीज अच्छी नहीं है जिसके कारण इन्वेस्टर्स को नहीं लग रहा कि फ्यूचर में आपका जो बिज़नेस है वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हो सकता है। तो ये सब क्या थी, डिफ़िकल्टीज थी कि स्टार्टअप्स को फंड क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा होगा। स्टार्टअप्स का मतलब समझ में आया होगा, वेंचर का मतलब आपको समझ में आया होगा, किसी अर्ली स्टार्टअप बिजनेस या वेंचर को हमें क्यों सपोर्ट करना चाहिए, एक वेंचर को या स्टार्टअप बिजनेस को फंड लेने में कौन कौन सी दिक्कत होती है, कौन कौन सी परेशानी होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं मार्केट में, जिससे हमें क्या करना पड़ता है, अपने बिजनेस को अच्छे से ऑपरेट करना पड़ता है। और हम ये सोचते हैं कि हमने जो आज प्लान किया है, ये प्लान हमारा अपकमिंग 3 मंथ या 6 मंथ में क्या होना चाहिए, अच्छे से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो बहुत सारे चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम के अगेंस्ट हमें सॉल्यूशन मेकिंग स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं। ये सारे चैलेंजेस हमको एज बीइंग ऑन एंटरप्रेन्योर झेलना पड़ता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। फॉर फर्दर एनी क्वायरी एंड डाउट्स यू कैन मेल अस एट pragati.kachi@bau.edu.in. Thanks for watching my video. Have a knowledgeable day ahead. Thank you. We will meet you soon in a next video lecture. Okay. स्वाध्यायः परमः